दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदू में सबसे ज़्यादा लोग वेजिटेरियन मिलते हैं और मुस्लिम धर्म में सबसे ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन मिलते हैं। लेकिन ये जो डिबेट है, ये जो सालों से जो डिबेट चली आ रही है, इसका मतलब क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या खाते थे? आखिर जो हमने ये वेज और जो नॉन वेज ये जो खाना चालू किया है वो कहाँ से चालू किया है? क्या हमारे अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले वेज खाया था या हमारे अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले नॉनवेज खाया था? तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट जानेंगे कि वेज और नॉनवेज में डिफरेंस क्या है, कैसे हमने ये चीज़ खाना चालू किया, और वीडियो के आखिरी में ये भी बात करेंगे कि जो हिंदुज़म और इस्लाम में ये जो वेज और नॉनवेज का जो कल्चर है ये कैसे आया और हमारे अर्ली ह्यूमंस में इनमें क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती थी, और क्यों ये रिलीजन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने ह्यूमन डाइटरी लाइफस्टाइल के लिए। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्ली ह्यूमन से कि वो उन्होंने क्या खाना चालू किया था आखिर। तो आज जो हम खाना खाते हैं ना, वो हजारों सालों के इवोल्यूशन और एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। हमारी प्लेट में जो भी चीजें खाने की, उसकी एक अलग ही हिस्ट्री है, उसकी एक अलग ही कहानी है जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। रिलीजन ने ह्यूमन डाइट को कैसे इन्फ्लुएंस किया? हिंदुइज्म और इस्लाम दुनिया के दो बड़े रिलीजन्स हैं जिनके अपने डाइटरी प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स हैं। तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, इनका डीप कनेक्शन है रिलीजन की फिलोसॉफीज और हिस्ट्री से। तो जो इंसानी इवोल्यूशन का जो सफर है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे खाने की लाइफस्टाइल के लिए भी है। तो जो हमारा जो शरीर है ना, वो हमेशा नए फूड से एडजस्ट होते रहता है। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंखें, हमारी जो दांत है, वो हमारा कंप्लीट जैसा खाते हैं वैसे वैसे हमारे एवोल्यूशन होते जाता है इंटरनली। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे उनके जीने के तरीकों को डेवलप किया और हमारा शरीर इसके हिसाब से इवॉल्व होता गया। तो बात है 10 मिलियन साल पहले की। तो हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज डेंस फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनका जो जीवन था वो सिर्फ नेचर के रिसोर्सेस पर ही डिपेंडेंट था। तो इंसानों के जो पूर्वज थे वो प्राइमेट्स थे, मतलब बंदर जैसे दिखने वाले लोग। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो खाया था ना, वो पत्तियां थी, कुछ फ्रूट थे और रूट थी, जो मतलब जड़ें रहती है वो थी। फ्रूट्स मतलब आज का फ्रूट नहीं, उस टाइम का फ्रूट जो छोटा मोटा कुछ भी जंगल में देसी टाइप का जो मिल जाता था, वो ये सब खा के उन्होंने अपनी भूख मिटाई थी। तो उस समय जो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो हर्बीवोरस एनिमल की तरह था, जो बहुत ज्यादा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स था, जो फाइब्रस फूड को तोड़ने में मदद करता था और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए बना था। तो हर्बीवोरस एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस रहता है ना, वो लंबा रहता है, क्योंकि हमेशा जो मीट बेस्ड डाइट रहती है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो प्लांट बेस्ड डाइट रहती है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। इसलिए इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन का जो शेप है वो लंबा रहता है। अब अगर इनकी मैं बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं उस टाइम के ये अर्ली ह्यूमंस की, तो उस समय जो इनके दांत थे वो बड़े थे और फ्लैट थे। फ्लैट इसलिए थे क्योंकि ये जड़ खाते थे, कोई भी कठोर चीज खाते थे, इसलिए इनको चबाने के लिए जो इनका दांत का साइज था वो बड़ा था, जो कि फल चबाने, पत्ते चबाने और रूट चबाने के लिए एकदम परफेक्ट थे। और इनकी जो आंतें थी वो बहुत लंबे थी, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड डाइट थी, इसका जो प्रोसेस था डाइजेस्टिव प्रोसेस, वो बहुत लंबा था, इसलिए इसमें टाइम लगता था, धीरे धीरे डाइजेस्ट करती थी। और जो जॉ का साइज था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि ये हेवी चीज ही खाते थे, तो कच्चा और सख्त तोड़ने में इनको मदद करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट में बदलाव आने लगा और जो फॉरेस्ट था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर नए चैलेंजेस सामने आए जो कि इंसानों को नया फूड ढूंढने पर मजबूर कर दिया। अब होता क्या था, उस टाइम जितने भी ये अर्ली ह्यूमंस थे ये पेड़ों पे ज्यादा अपना समय बिताते थे, क्योंकि नीचे ज्यादा खतरा रहता। अब ग्राउंड होने की वजह से इनको जमीन पे ज्यादा रहना पड़ रहा था और अपना फूड भी ढूंढना पड़ रहा था। अब इनका जो सबसे बड़ा जो मेन चैलेंजेस था, ये एकदम कंप्लीटली रॉ फूड खाते थे और इनको कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या खा रहे हैं, दिस इज पॉइजनस और दिस इज नॉट पॉइजनस। तो वो खा के ही पता करता था कि ये चीज़ मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है या फिर ये चीज़ अच्छी है, और वहीं से इनकी लर्निंग स्टार्ट होती है, वहीं से इनकी जो सीख है वो स्टार्ट होती है।
तो उनका जो जीवन था वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए था और फूड ढूंढना एक कांस्टेंट चैलेंज था। अब समय आता है 2 मिलियन साल पहले का। तो 2 मिलियन साल के आसपास होमो हबिलिस और होमो इरेक्टस, ये जो नाम के हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने स्कैवेंजिंग शुरू किया। मतलब जो भी जानवर मर जाता था ना, कोई भी जानवर शिकार करता था और वो मरे हुए जानवर को आधा खा के जो छोड़ देते थे, वही इन्होंने सबसे पहले मीट खाया। और फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद शिकार करना सीखा। और शिकार करना एक बहुत ही बड़ी इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के लिए, जो सर्वाइवल और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो इन्होंने उस टाइम ये ऑब्जर्व किया, जो बड़े एनिमल्स थे, जो लायंस थे, बियर्स थे, ये कभी कभी बड़े जानवरों का शिकार करते थे और आधा खा के छोड़ देते थे। जो बाकी का जो रह जाता था ना, इसी पे ये जो हमारे होमो इरेक्टस है और होमो हैबिलिस है, ये लोग खाते थे मीट। ये जो बचा हुआ जानवर का जो पड़ा हुआ था वो, ये इनका पहला स्टेप था मीट खाने की तरफ। लेकिन अब स्कैवेंजिंग से सिर्फ काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि होता क्या था कि जब तक के सामने वाला जानवर शिकार नहीं करेगा, जब तक कि तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा, तो इन्होंने चालू किया फिर हंटिंग। उन्हें डेड एनिमल्स के लिए वेट करना पड़ता था, तो इन्होंने सोचा कि हम खुद ही क्यों ना मार गिराए अब किसी जानवर को और उसे खा जाया जाए। तो इन्होंने शुरू में रैबिट्स और बर्ड का शिकार करना चालू किया और धीरे धीरे छोटे मोटे जानवरों को मारते हुए ये बड़े जानवरों को फिर हंटिंग करना चालू किया। अब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर आप उस टाइम का देखोगे ना, तो इनके दांत धीरे धीरे शार्प होने लगे थे, जो मीट टीयरिंग में इसको हेल्प करते थे। अब इनको प्रोटीन और फैट रिच डाइट भी मिलने लगी मीट खाने की वजह से, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो थोड़ा थोड़ा सुकड़ने लगा फिर से। और मीट से मिलने वाला जो प्रोटीन है और हेल्थी फैट्स की वजह से जो ब्रेन का जो साइज था वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा। अब मीट से मिलने वाली हाई एनर्जी के कारण इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो और भी तेजी से बढ़ गई। अब ये नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने लगे थे। अब अपनी जगह तो छोड़ो, दूसरी जगह भी जाके शिकार करने लगे थे और मार के खाने लगे थे। अब इनका जो डाइट था वो कंप्लीट प्लांट प्लस रूट प्लस फ्रूट्स प्लस मीट हो चुका था। अब ये टिपिकली एक हंटर बन चुके थे। अब करीब 1.5 मिलियन साल पहले इंसानों ने आग का इस्तेमाल करना ढूंढ निकाला था। आग ने खाने में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। तो अब इंसान कच्चा खाना नहीं बल्कि पका हुआ खाना खाने लगा था इस समय के टाइम में, और इससे इनको बहुत फायदा हुआ था क्योंकि इससे डाइजेशन इनका बहुत इजी हो चुका था। बैक्टीरिया खत्म होने लगे थे और टेस्ट बेटर हो गया था। तो फायर जो था इनको गर्मी देने के लिए तो काम आते ही आता था, लेकिन सबसे बड़ा काम फूड को कुक करने में भी इसको आया। तो फायर सिर्फ वार्मथ और प्रोटेक्शन का सोर्स नहीं था, बल्कि इसने फूड को कुक करने की एक नई दिशा ला दी थी। रॉ मीट खाना डेंजरस और बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, तो फायर ने उनकी हेल्थ इंप्रूव की, उनका ब्रेन डेवलपमेंट किया और सर्वाइवल को बहुत ज्यादा आसान बना दिया था। अब इनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं इस एरा की, तो जो इनके दांत थे वो अब थोड़े सॉफ्ट हो चुके थे। अब सॉफ्ट फूड की वजह से जो इनका जो चीविंग प्रोसेस था वो थोड़ा स्लो हो गया था। पहले बहुत हार्ड चीज खाते थे, इसलिए दांतों का साइज बहुत बड़ा था और बहुत मोटे थे और बहुत पावरफुल थे। अब इनके दांत थोड़े छोटे होने लगे थे और नुकीले होने लगे थे, और कुक्ड फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता था, जो एनर्जी को बेटर यूटिलाइज करने में मदद करता था। तो इनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस था वो भी अब चेंज हो चुका था, और कुकीज से अब कैलोरीज रिटेंशन जो है वो बढ़ने लगी थी, जिसने इंसानों को अब और भी ज्यादा एक्टिव बनाने पे मजबूर कर दिया। अब जो इंसान है डिफरेंट टाइप के जो फूड्स है वो कुक करने लगे थे। उसमें अब मीट हो गया, रूट हो गया, नट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, पत्तियां हो गई। अब ये लोग सभी चीजों को एक साथ डाल के बॉईल करके खाना स्टार्ट कर दिया था। ये इनका एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था। अब आता है करीब 10,000 BC का समय। अब 10,000 BC के आसपास इंसानों ने फार्मिंग शुरू की, जो एक सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी चेंज था। तो पहले तो इंसान हंटिंग करता था, लेकिन अब उन्होंने खेती बाड़ी करना चालू की। उन्होंने देखा कि जो कुछ सीड्स थे छोटे मोटे, जमीन पे फेंकने से यहाँ से एक प्लांट उग जाता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक जगह पे रह के, इधर उधर जंगलों में हंटिंग करके घूमने से अच्छा है कि एक जगह पे रह के हम अपना फूड खुद ही उगाए। और यहीं से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई। मतलब जो ह्यूमन बस्ती थी वो एक जगह पे बसने लगी। पहले तो जानवर जैसे सब जगह घूमते थे क्योंकि हंटिंग करना पड़ता था। अब एक ही जगह पे जब सब चीज मिल रही है तो एक ही जगह पे बस जाओ। तो ह्यूमंस ने इस तरह क्रॉप्स ग्रो करना सीखा। ये सिर्फ 10,000 साल पहले की बात है जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। तो ये लोग उसमें ज्यादातर व्हीट, बार्ले, बाजरा इस टाइप की चीजें उगाते थे। तो ये जो शिफ्ट था ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। और ये सब जब हुआ जब उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इससे वो अपने रिसोर्सेज को बेटर इफिशिएंट तरीके से यूज करने लगे। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में
में कार्बोहाइड्रेट्स जाने लगा था। तो कार्बोहाइड्रेट डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए न्यू टाइप के एंजाइम्स हमारे बॉडी में डेवलप्ड हुए। तो जो फार्मिंग बेस्ड जो डाइट रहती है ना, उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है, उसमें प्रोटीन नहीं रहता है, इसलिए जो बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होने लगी और जो हाइट है वो भी कम होने लगी। और यहीं से ओबेसिटी का जन्म भी चालू होता है और हाई कैलोरीज का जन्म होता है। अब ओबेसिटी और क्रोनिक डिसीज को इनवाइट इन्होंने कर लिया था इस टाइम सिर्फ फार्मिंग की वजह से। और फार्मिंग के साथ साथ इन्होंने डेयरी प्रोडक्ट मतलब एनिमल प्रोडक्ट को भी यूज करना चालू कर लिया था, मतलब दूध से बनाई हुई चीजें और दूध का सेवन स्टार्ट कर चुके थे। अब 3000 BC और 500 AD के करीब जैसे जैसे बड़े सिविलाइजेशंस आते गए, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज कल्चर्स आपस में एक दूसरे से जब घुलने मिलने लगे, तो लोगों का जो खान पान है वो और मिक्स होने लगा और एक दूसरे का खाना लोग खाने लगे। अब इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगा लोगों का, स्पाइसेस इन्होंने ऐड किए, कुछ मसाले ऐड किए खाने में। डिफरेंट क्लाइमेट और लाइफस्टाइल की वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ और फर्मेंटेड फूड स्टार्ट किया और वहां से इम्यूनिटी भी अच्छी होने लगी। और 1400 और 1800 AD के बीच में वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे लोगों ने अलग अलग देशों में जाके अपना फूड को एक्सप्लोर किया और अपना कल्चर फैलाया। और उसमें ज्यादातर था शुगर, मसाले, नए टाइप के फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स। तो इस ग्लोबल ट्रेड की वजह से जो खाने का जो एक्सपोजर था वो पूरी दुनिया में फैल गया था और सब अब एक दूसरे का खाना खाने लगे थे। अब यहीं से जो शुगर की जो शुरुआत हुई थी, इसी टाइम शुरू हुई थी 1400 AD के टाइम में आसपास। तो यहाँ पे जो डेंटल इश्यूज थे अब यहाँ से बढ़ने लगे थे, लोगों को ओबेसिटी होने लगा था, लोगों को डाइटरी डाइवर्सिटी होने लगी थी। अब इंसान अलग अलग टाइप का खाना खा रहा था, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होने लगा था। और फिर 1800 1900 के टाइम में प्रोसेस्ड फूड और कैंड फूड का जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ। पैकेज्ड फूड अब लोगों के जीवन का हिस्सा बनने लगा था, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया था, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी लोगों में देखने को मिली थी और एक ओबेसिटी एपिडेमिक आ चुका था 1900 और 1800 के करीब। और आज लोग हेल्थ कॉन्शियस और ऑर्गेनिक फूड के तरफ जा रहे हैं। लोग दिन ब दिन अवेयर हो रहे हैं कि अब क्या हम फिर से क्या हमारी एंसेस्ट्रल डाइट को अपना सकते हैं, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस खाते थे, क्या हम फिर से वही खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, ये जो हमारा जो डाइटरी का जो इवोल्यूशन था, डाइट का जो इवोल्यूशन था, ये बहुत ही ज़्यादा एपिक है। तो लोग अब बैलेंस डाइट पे फोकस कर रहे हैं, एक्सरसाइज पे हैबिट कर रहे हैं, न्यू एप्स आ गई है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई कि कैसे हमारी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और कैसे हम हमारे एंसेस्टर्स की तरह रह सके आज भी। तो इंसानों का जो डाइट एवोल्यूशन है ना, वो बड़ी एक रोमांचक कहानी है और ये हमें बताती है कि हमने कैसे न्यू फूड्स को एडॉप्ट किया और हमारा शरीर उसके हिसाब से ही बढ़ता गया और उसके हिसाब से ही इवॉल्व होता गया। तो हम देख लेते हैं जो रिलीजियस है वो कैसे ह्यूमन डाइट को इन्फ्लुएंस करता है। तो हिंदुइज्म में वेजिटेरियन डाइट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन सभी हिंदू वेजिटेरियन नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। इसका रीजन ये है वेजिटेरियन रहने का कि हिंदुइज्म अहिंसा में बिलीव करता है, मतलब नॉन वायलेंस। हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अहिंसा, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं करना। इसलिए बहुत सारे हिंदूज मीट अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगह खाया भी जाता है। दूसरी चीज है रीइनकार्नेशन। तो हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग जो आत्मा है ना, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो इसी वजह से कुछ लोग एनिमल्स में अपने एंसेस्टर्स भी देखते हैं, ये अपने पास्ट लाइफ और अपने रिलेटिव्स के रूप में एनिमल्स को देखते हैं, इसलिए भी बहुत सारे लोग मीट अवॉइड करते हैं। तीसरी चीज है प्यूरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो वेजिटेरियन डाइट को हिंदू लोग प्यूरिटी और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेस्ट माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो वेजिटेरियन फूड है वो माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल करता है और क्लीन करता है। और फोर्थ चीज है कास्ट सिस्टम, कि हिंदुइज्म में भी बहुत सारी ऐसी कास्ट है जिसमें वेजिटेरियन फूड खाया जाता है, बहुत सारी कास्ट में सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही खाया जाता है। ऐसा बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें इसमें भी देखने को मिलता है। हिंदुइज्म में काऊ को सैक्रेड माना जाता है, इसलिए भी बीफ कंजप्शन मोस्टली प्रोहिबिटेड है। काऊ को अपनी माँ के रूप में देखते हैं लोग, जो एग्रीकल्चर के काम में आती है और वहां से हमको एक दूध मिलता है, इसलिए हिंदुइज्म में वेजिटेरियन का कल्चर ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कोस्टल एरियाज पे भी। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो मीट कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, लेकिन जो लोग कोस्टल एरिया में नहीं रहते वो ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम में, कि इस्लाम को डाइट को किस कंसेप्ट से देखा जाता है। तो इस्लाम में डाइटरी रूल्स जो है वो कुरान और हदीथ में दिए गए हैं, जिनका पर्पस हेल्थ, हाइजीन और स्पिरिचुअल
प्यूरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस्लाम में सबसे पहला है कि हलाल फूड जो कि अलाउड है, ये परमिसिबल और लॉफुल होता है। तो हलाल फूड का मतलब होता है एनिमल्स को स्पेसिफिक तरीके से स्लॉटर करना है, जिसको जबीहा कहा जाता है। दूसरी चीज है प्रोहिबिशंस। इस्लाम में जो पोर्क है मतलब सुअर है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पोर्क को अनक्लीन माना जाता है और अल्कोहल को हेल्थ के लिए सबसे खराब माना जाता है। ये दोनों चीज हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये दोनों चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इस्लाम में मीट कंजप्शन को अलाउड माना जाता है, लेकिन बस एक ही शर्त है कि वो हलाल होना चाहिए। मीट को हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट माना गया है। तो अगर हम ये कहें कि हिंदुइज्म में ज्यादा लोग वेजिटेरियन रहते हैं और इस्लाम में ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो खाना था ना वो सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए नहीं था, बल्कि इसने हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट को भी शेप किया है। जैसे फर्स्ट चीज हमको मिलती है ब्रेन डेवलपमेंट। कुक्ड फूड और मीट से हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी और एक्स्ट्रा कैलोरीज और न्यूट्रिशन, इसने हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में मदद की। जो हमारा ब्रेन का जो साइज था वो पहले बहुत कम था, इसी लाइफस्टाइल की वजह से मीट कंजप्शन और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की वजह से हमारा ब्रेन का जो साइज था वो बड़ा हुआ। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट चेंज हुआ। हमारा जो दांतों का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट चेंज था। जो हमारा जॉ मसल्स है, जो हमारा कंप्लीट जो फेस का स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ चीविंग प्रोसेस की वजह से ही सब कुछ चेंज हुआ है। तो आज हमने एक ऐसी एडेप्टेबिलिटी ले ली है कि जो आज हम सभी इंसान ओमनीवोरस हैं, जो हम सब कुछ खा सकते हैं, जिसको हम सर्वभक्षी भी कहते हैं। और ये एबिलिटी हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स की वजह से ही आई है, जो उन्होंने अलग अलग तरीके का हर दिन, हर साल ब साल खाना चेंज होता गया और हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता गया। तो हमारी डाइटरी लाइफस्टाइल को समझना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जो आज के समय में हम इतना कैंड फूड जो खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेकार माना जाता है। तो आज हम फिर से सोचते हैं कि क्या हम हमारी एंसेस्ट्रल डाइट्स अपना सकते हैं आज के समय में भी। लोग अब फिर से हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और फिर से अपने एंसेस्टर्स के जैसे बनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यही सब कुछ था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और बताइए उन्होंने कि जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन था खाने को लेके वो कैसा था। और आप ऐसे ही अगर इंफोटेनमेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।